पिछले भाग में आपने पढ़ा कि देव की अम्मा की दूर की रिश्तेदार नीलांजना आगरा से दिल्ली पढ़ने के लिए आती है, जिसको देव की अम्मा अपने घर में ही किराए पर रख लेती हैं। देव नीलांजना को घर से भगाने के लिए बहुत से तिकड़म लगाता है, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। आज नीलांजना देव की दुल्हन बनी कमरे में उसका इंतज़ार कर रही है। अब आगे देव कहो, लेकिन भगवान के लिए ये मत कहना कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। नीलांजना, अरे नहीं, इतनी घिसी पिटी मिसाल कम से कम मैं नहीं दूंगी। वह अपनी झिझक पर काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी, शायद इसलिए क्योंकि देव उसके लिए कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। इसलिए नीलांजना के अंदर अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। उसे खुशी हुई थी कि देव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा था। देव के लेक्चर ने काफ़ी हद तक उसका हौसला बढ़ा दिया था। वह देव के इस लेक्चर को भी पॉजिटिव ले रही थी, यानी अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। नीलो, देव वो दरअसल मैं अम्मा और पिताजी के बारे में बात करना चाह रही थी। क्या हुआ अम्मा पिताजी को? नीलो की बात सुनकर वह हैरान हो गया। नीलो, भगवान न करे उन्हें कुछ हो। मेरा मतलब यह था कि आप अपने पिताजी और अम्मा की इकलौती संतान हैं। मैं भी चूँकि इकलौती हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि इकलौती संतान की अटेंशन अगर माँ या बाप में से किसी एक की तरफ भी ज़्यादा हो जाए तो दूसरा बंदा नाराज़ हो जाता है। मैं तो नानी, दादी, अम्मा, पिताजी सबके लिए इकलौती और लाडली थी। बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाकर रखती थी। यहाँ भी आप इकलौते हैं। यह तो अम्मा पिताजी में बेमिसाल अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वह कुछ महसूस नहीं करते। लेकिन मैं नहीं चाहती कि शादी के शुरू के दिनों में आप दकियानूसी पति की तरह हर वक्त पत्नी के आगे पीछे फिरें। ना ही मुझसे यह उम्मीद रखिएगा कि मैं हर समय आपके नाज रखने उठाऊंगी। हमने हर चीज़ को नॉर्मल रखना है, ताकि अम्मा पिताजी को हमारे नए रिश्ते से वैसा ही नॉर्मल रिस्पॉन्स मिले जैसे अब तक मैं रहती आई हूँ आपके घर में। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि लोग आपको जोरू का गुलाम जैसे गंदे टाइटल दें। मैं गलत तो नहीं कह रही ना? नीलांजना की आंखें देखकर तो देव की आंखें हैरानी से फैल गई। नीलो, देखो, हमने तो सारी ज़िंदगी साथ ही रहना है, और कहते हैं सच्ची मोहब्बत तो शादी के कुछ समय बाद ही शुरू होती है। शुरू में तो बस बीवी की कशिश ही होती है, लेकिन जब एक पत्नी पति साथ में रहते हैं, एक छत तले अपना सुख दुख साथ में बांटते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश और दुख में तसल्ली देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तभी एक पति पत्नी के रिश्ते में मोहब्बत के बीज का अंकुर फूटता है, और वह फिर धीरे धीरे एक बड़ा छायादार वृक्ष बन जाता है, और सिर्फ पति पत्नी को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को छाया देता है। देव की हैरानी देखकर उसने अपनी बात की कुछ इस तरह सफाई दी। नीलो की बातें सुन देव को बड़ा वाला झटका लगा। कहाँ तो वह नीलो को बेपरवाही की मार मारना चाहता था, लेकिन यहाँ तो कोई और ही पाठ सुनने को मिल गया था। अगले दिन से ही नीलो ने अपनी कई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, यानी कि शादी के अगले ही दिन से उसने वैसे ही नॉर्मल बर्ताव करना शुरू किया जैसे वह अब तक इस घर में रहती आई है। उसने बिल्कुल भी नई नवेली दुल्हन वाले नखरे नहीं दिखाए। सुबह सुबह नीलो नहा धोकर पूजा करके पहुंच गई रसोई में सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाने। जब अम्मा ने उसको शादी के अगले ही दिन यूं रसोई घर में काम करते हुए देखा तो तुरंत बोल पड़ी, अम्मा, अरे लड़की, 2-4 दिन तो आराम कर लेती। कल शादी करके आई हो, आज किचन में आ खड़ी हुई। नई नवेली दुल्हन तब तक घर के काम को हाथ नहीं लगाती है जब तक उसकी मेहंदी का रंग न छूटे। अम्मा ने प्यार से नीलो को निहारा, और सुबह सवेरे निखरी निखराई सी नीलो को देखकर अम्मा उसकी बलाइयाँ लेने से खुद को रोक ना पाई। नीलो, मेरी प्यारी अम्मा, ये सब आज के ज़माने में कौन मानता है भला? क्या मैं अपनी अम्मा, पिताजी और पति के लिए नाश्ता नहीं बना सकती? अम्मा, वह तो ठीक है नीलो बेटा,
लेकिन जितने दिन देव छुट्टी पर है उतने दिन तो आराम कर लो। अभी गंगा आ जाएगी, वह देख लेगी रसोई का काम। नीलो हंसते हुए, ओफो माँ, गंगा को तो रहने ही दो, उसके हाथ के मोटे मोटे पराठे गले से नीचे नहीं उतरते। तब तक देव भी रसोई घर में आकर खड़ा हो गया। सुबह सुबह नीलो उसको देखकर नई नवेलन दुल्हन की तरह शर्मा गई। देव ने भी एक सरसरी नज़र नीलो पर डाली, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद मानो उसका एक अलग ही रूप निखर कर आया था। अम्मा नाराज़गी जताते हुए, तो बेटा बाहर से ब्रेड वगैरह मंगवा लेते हैं ना। देव की तरफ उन्होंने नाराज़गी से देखते हुए कहा, मुझे यकीन है इस देव ने ही सुबह सुबह तुम्हें रसोई घर में भेजा होगा। नीलो, अरे नहीं नहीं अम्मा, ये तो सो रहे थे, मैं खुद ही उठी हूँ। अम्मा आप पिताजी को भी लॉन्च में बुला लो, मैं गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। देव, ये तुम सुबह सुबह इतना तैयार क्यों हो गई? कहीं ये मॉर्निंग शो का असर तो नहीं है तुम पर? देव ने हल्की सी लिपस्टिक लगे उसके दमकते चेहरे को देखकर चुटकी लेते हुए कहा। चाय थर्मस में उड़ेलते हुए नीलो के हाथ एक पल के लिए रुक से गए। उसने शर्माते हुए बड़ा ही सादा सा जवाब दिया, वो अम्मा कहती हैं कि नई नवेली दुल्हन को सुबह कमरे से निकलने से पहले ही तैयार होकर बाहर निकलना चाहिए। देव कभी चिढ़ाने के अंदाज में तो कभी ताना मारने के अंदाज में, कभी नीलो को हल्का गुस्सा दिलाने के अंदाज में, कभी उसको मजाक में छेड़ने के अंदाज में कुछ भी बोलता, तो नीलांजना हर बात हंसी में टाल देती। देव की किसी भी बात पर उसे गुस्सा ही नहीं आता। एक तो यह लड़की पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, किसी भी बात का बुरा ही नहीं मानती। देव को अंदर ही अंदर झुंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। बेशक देव ने सोचा था कि पत्नी को सिर पर चढ़ाकर नहीं बैठाना है, मगर फिर भी जब से शादी हुई है तब से नीलांजना का रवैया देखकर देव को कुछ उलझन सी हो रही थी। इससे ज़्यादा हंसी मजाक नोक झोंक तो नीलो और देव की शादी से पहले ही हो जाया करती थी। अब तो नीलो अलादीन के चिराग से निकला कोई जिन बन गई थी, जो देव की हर अच्छी बुरी बात में हाँ मिलाती रहती थी। इधर शादी को 10 दिन हो चुके थे। नीलांजना के मायके से लोग दावत के लिए बार बार फ़ोन कर रहे थे। अम्मा, देव तुम नीलो को लेकर कुछ दिन के लिए अपनी ससुराल में हो आओ, क्योंकि नीलो के पिताजी की नाजुक तबीयत की वजह से नीलो की पगफेरे की रस्म भी नहीं हो पाई है। इसलिए तुम ही नीलो को लेकर आगरा उसके मायके चले जाओ। उन लोगों को अच्छा भी लगेगा तुम जाओगे तो, और इस बहाने कुछ दावत भी निपट जाएगी जो नीलो के मायके वाले करना चाह रहे हैं। अम्मा की बात सुन देव ताल मटोल करते हुए बोला, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि शादी के तुरंत बाद मैं कोई दावत अटेंड नहीं करूँगा। अम्मा, कब कहा तूने ऐसा? मुझे तो याद नहीं आ रहा। देव, अरे अम्मा आप भूल गई, मैंने कहा था। देखो ना अम्मा, अभी तो शादी की थकावट भी दूर नहीं हुई है, और ऊपर से आने वाले दिनों में मेरी बहुत ख़ास क्लाइंट के साथ बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, मुझे वो भी देखना है। अम्मा, अरे बेटा वो सब तेरे पिताजी संभाल लेंगे, तू टेंशन क्यों लेता है? अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूम फिर, पत्नी के साथ समय बिता, ये दिन फिर वापस नहीं आने वाले। देव, नहीं नहीं अम्मा, मैं अब कहीं नहीं जा सकता हूँ। अम्मा, वैसे बेटा मैं कई दिनों से तेरे रंग ढंग देख रही हूँ, खुद तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहता है। तब तो तुझे कोई मीटिंग याद नहीं आती, पर नीलो के साथ कहीं जाने को कहा तो नखरे करने लगता है। मैंने तो सोचा था पत्नी आ जाएगी तो तुम थोड़ा सुधर जाओगे। वो तो बेचारी नीलो बच्ची सीधी सादी है, अगर उसकी जगह कोई और होती तो अब तक कान पकड़कर रास्ते पर ले आती तुम्हें। देव, हाँ अम्मा, नीलो को आप इतना भी सीधा मत समझो, और वैसे भी वह तो खुद ही परेशान है, कहीं आने जाने का उसका खुद भी अभी दिल नहीं है। देव ने नीलो के ऊपर बात डालकर खुद का बचाव करते हुए कहा, अम्मा बेटा वह एक अच्छी पत्नी है, पति के तेवर पहचानती है, तू हर समय तो जब भी देखो उस पर अपनी हिटलरगिरी झाड़ता है, इसमें वह बेचारी क्या करे? देव ने अपनी हार मानते हुए कहा, अच्छा अम्मा ठीक है, फिर हम अगले महीने चले जाएंगे। अम्मा, ना मेरा बेटा, अगले महीने ही क्यों, अगले साल चले जाना।
गोद में बच्चा लेकर शादी की दावत खाने। अम्मा कहकर बड़बड़ाते हुए उठ गई, पर अम्मा की इस बात पर देव को इतनी हंसी आई कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अम्मा भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। गोद में बच्चा लेकर देव अम्मा की इस बात पर दिल खोलकर हंसा। एक दिन रात में जब देव अपने कमरे में गया तो नीलांजना ने उसे टोकते हुए कहा, सुनो देव, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। दूध पीते हुए देव को बड़े जोर की खांसी आ गई। नीलो, ओहो क्या हो गया? कपड़ों पर दूध छलक गया। नीलो ने देव के हाथ से दूध का कप लेते हुए कहा, देव, नहीं कुछ नहीं, तुम अभी क्या कह रही थी? देव ने नीलो की डॉक्टर के यहाँ जाने वाली बात दोबारा सुननी चाहिए। नीलो, अरे मुझे डॉक्टर अलका से अपॉइंटमेंट लेनी है। आप मुझे बता दो आप कब फ्री हो, फिर मैं उसी दिन की अपॉइंटमेंट ले लूँगी। नीलो ने टिश्यू बॉक्स की देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा। देव सकुचाते हुए, वो तुम अम्मा के साथ चली जाओ, ऐसे मामलों में औरतों का जाना ज़्यादा सही होता है। नीलो, कैसे मामलों में? देव की बात सुन नीलो की आंखें फैल गई। वह समझ गई देव क्या कहना चाह रहा है। नीलो, देव, मैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। देव की इस बात पर नीलो शर्म से लाल हो गई। देव, तो और कहाँ जाना है? नीलो, देव, मुझे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। देखो तो एलर्जी हो रही है मेरे फेस पर। शर्माते हुए, पता नहीं किसके साथ समय बिताते हो जो ऐसी उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में आती हैं। देव भी थोड़ा शर्मा गया इस बात पर। उधर अम्मा की बात सही साबित हुई। शादी को 3-4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन देव अपने ऑफिस के कामों में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था। नीलो बेचारी उसके साथ समय बिताने के लिए तरसती रहती, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। देव ने शादी की पहली रात ही उसे नई नई रूल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट तो थमा दी थी, इसलिए अब नीलो ने भी मन मारकर खुद को घर के कामों में ही व्यस्त कर लिया था। बीच में उसका एक चक्कर भी लगा था मायके का, लेकिन उस समय भी देव के ऑडिटर्स आए हुए थे। इस कारण वह अकेली ही गई और अकेली ही वापस भी आ गई। वैसे तो उसको अकेले सफ़र करने की आदत थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद उसे यूं अकेले आना जाना कुछ अजीब सा लगा। पहली बार नीलांजना ने देव के उसके प्रति रवैये को डिटेल से जांचा। लापरवाह और खड़ूस, बस यही 2 शब्द मिले नीलो को। देव के व्यक्तित्व पर सूट कर रहे थे। वह शादी के पहले भी नीलो के साथ ऐसा ही था और अब भी, जैसे नीलो के उसके जीवन में आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ता भी कैसे? देव की आंखों पर उसके दोस्तों के द्वारा दिए गए पत्नी को भावने देने के उल्टे सीधे आइडियाज़ का चश्मा जो चढ़ा हुआ था, जो उसको नीलो की आंखों में अपने लिए बसे प्यार को देखने ही नहीं देता था। नीलो अब मायूसी से घिरने लगी थी। उसने देव को कुछ न कहने का इरादा तो उसी दिन कर लिया था जब पहली रात देव ने अपनी पसंद नापसंद की लिस्ट उसके सामने रख दी थी कि उसके साथ किसी भी मामले में ज़बरदस्ती ना की जाए, क्योंकि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करे। हालांकि ये बात भी है कि देव को भी अपनी शादीशुदा जीवन में खालीपन का एहसास होने लगा था। ना कोई प्यार, ना तकरार, ना नोक झोंक, ना नाज, ना नखरा, ना गुस्सा, ना नाराज़गी। आखिर यह कैसी पत्नी थी? पत्नियों के सताए हुए उसके दोस्तों के घर से जब कभी पत्नी का फ़ोन आता, उनकी पत्नियों के अंदाज में शिकवा शिकायत, नोक झोंक, प्यार मोहब्बत के सभी रंग देखने को मिलते। ये वही दोस्त थे जिन्होंने देव को पहली रात में पत्नी को सीट पर ना बिठाने के आइडियाज़ दिए थे। देव उनको देखकर अब सोचता कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दूसरी तरफ उसकी पत्नी नीलो मात्र एक मशीन, एक रोबोट थी। नाश्ता, खाना, डिनर परफेक्ट, कपड़े एकदम तैयार, अम्मा पिताजी की एक आवाज़ पर उनके सामने खड़ी मिलने वाली, पति से कभी कोई शिकायत न करने वाली घर की रौनक। लेकिन बेडरूम में यूं ही रहती जैसे देव की कोई दूर की रिश्तेदार हो। देव भूल गया था कि उनके रिश्ते में दूरी की ये लकीर खुद उसकी ही मर्जी से खींची गई थी, लेकिन इस बात को भूलकर वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से ऊब गया था।
नीलो फिर से कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। उसे अपनी नानी दादी की याद सता रही थी। उसके जाने से अम्मा और पिता तो उदास से हो गए। हमारे घर की तो रौनक ही चली गई है। पिताजी और अम्मा दिन में कई बार ये बात दोहराते। अम्मा, नीलो बड़ी प्यारी बच्ची है, कैसे खींच खींच कर हमें कमरे से बाहर निकालती थी। कहती थी आप दोनों लॉन्च में आकर बैठो, आप दोनों के बिना मेरा मन नहीं लगता। दरअसल उसे अपने दिल का नहीं बल्कि हमारे दिल का ख्याल होता था कि हम दोनों बाहर निकलेंगे तो हमारी बीमारियों की तरफ से हमारा ध्यान हट जाएगा। पिताजी, हाँ सही कहा देव की अम्मा, बुढ़ापे का ख्याल भी तो अकेलेपन में और ज़्यादा बढ़ जाता है। देव उन दोनों की बात सुनी अनसुनी करने चैनल बदलता रहा। इस वक्त चल रहा ये गाना उसे बिल्कुल अपनी हालत पर सूट होता नजर आ रहा था। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। अचानक अम्मा की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। मधुर की बेटी आ रही है। अम्मा ने देव को यह खबर दी। कौन? इंदु। वह चौंका। हाँ, इंदु ही। अम्मा ने कड़वी गोली निगलते हुए कहा। इंदु पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त मधुर की बेटी थी। अम्मा को उससे पता नहीं क्या बैर था, वरना लड़की तो वह बुरी नहीं थी। इंदु के बारे में ऐसी कुछ राय देव की थी। इंदु पहले भी उनके घर आती रहती थी, कभी 2-4 दिन तो कभी हफ्ता भर के लिए। इंदु थोड़ी सरफिरी और मनमौजी टाइप की लड़की थी, जो मन में आए बोल दिया, ऐसा कुछ इंदु का बर्ताव होता था। उस जमाने में भी वह कुछ अल्ट्रा मॉडर्न, इसलिए अम्मा को वह कुछ खास पसंद नहीं थी। नीलो के सामने अब तक इंदु एक बार भी देव के घर नहीं आ पाई थी, क्योंकि वह 3 साल से विदेश में जो थी। नीलो के पिताजी की तबीयत खराब थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए अम्मा ने पहली फुर्सत में उसको देव के साथ आगरा भेज दिया। देव एक रात ससुराल में रुककर वापस आ गया था, जबकि नीलो का अभी रुकने का प्रोग्राम था। घर पहुंचकर देव को जैसे झटका सा लगा। नीलो के चले जाने से घर में उदासी, वीरानी, सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। इसलिए जब आज अम्मा ने उसको इंदु के आने की खबर दी, उसने सोचा चलो कम से कम इंदु के आने से कुछ मन लग जाएगा। अगले दिन वह ऑफिस से लौटा तो इंदु देवी जी पधार चुकी थी। अम्मा का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था और पिताजी जरा कुछ सावधान से थे। पिताजी को हालांकि अपने दोस्त से बड़ा प्यार था, लेकिन जानते थे कि दोस्त की इकलौती लाडली बेटी कुछ सरफरी टाइप की है। इंदु, हाय देव। वह देव को देखते ही उछल पड़ी। तुम तो शादी के बाद और भी स्मार्ट हो गए हो। इंदु मुंह फट तो थी ही, देव को देखते ही उसने देव को तारीफ कर डाली। इंदु की तारीफ सुन देव को झेंप सा गया। अम्मा कड़े तेवर से देव को ही घूर रही थी, जो कमरे में जाकर चेंज करके फ्रेश होने के बजाय इंदु के पास वहीं सोफे पर पसर गया था। इंदु बिंदास मूड में, और बताओ देव बाबू, कैसी लगे तुम्हें तुम्हारी प्रियतमा? नाम तो उसका बड़ा ही पेंडू सा है। इंदु की बात सुन अम्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अम्मा ने इंदु को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इतनी तौर तरीके वाली बच्ची है हमारी नीलो, छोटे बड़े को मान सम्मान देना खूब भली भांति जानती है। आज तक हमारे सामने देव के कंधों से नहीं लटकी, उसी को तुम लोग पेंडू कहते हो। अम्मा की बात सुन इंदु ढींडों की तरह दांत फाड़कर हंसने लगी। देव, तुम सुनाओ इंदु मैडम, बड़े दिनों बाद याद आई। देव का अंदाज भी एकदम दोस्ताना था। इंदु, बस एमफिल में एडमिशन ले लिया था, उसने इतराते हुए बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। था से क्या मतलब है इंदु बेटा? अब पिताजी भी बातचीत में इन्वॉल्व हो गए। इंदु, बस अंकल, मुझे मज़ा नहीं आया, कोई किक नहीं मिली, इसलिए बीच में ही छोड़ दिया। इंदु बड़े मज़े से बोली। अम्मा थोड़ा रूडली होकर, अरे बेटा, यूं कहो कि एमफिल करना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। इंदु फिर से हंसते हुए, आप कुछ भी कह लें आंटी जी, अब तो महीना 2 महीना आपकी बातें सुन सुनकर ही बिताना है। अम्मा चौंकते हुए, हाय क्या हुआ इंदु बेटा,
कहीं मम्मी पापा से लड़ झगड़ कर तो नहीं आई हो तुम? इंदु ने कंधे उचकाते हुए अम्मा की बात का जवाब दिया। बस आंटी जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जब से विदेश से लौटी हूँ, मम्मी के सिर पर मेरी शादी का भूत सवार हो रहा है और फिलहाल मेरा इस झंझट में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आपको पता है आंटी जी, मम्मी तो आए दिन नित नए मेहमानों को लेकर बैठी होती हैं और मुझे रिश्ता परेड बिल्कुल पसंद नहीं। आंटी जी, मम्मी मेरे लिए एक से बढ़कर एक लंगूर का रिश्ता लेकर आती हैं। भाई कोई देव जैसे हैंडसम बंदे का रिश्ता है तो मैं थोड़ा सोचूं भी। जब इंदु ने ये बात कही तो अम्मा के पसीने ही छूट गए। इंदु बड़े मज़े से, देव आज तो तुम काफ़ी लेट आए हो, कल से थोड़ा जल्दी आना, कहीं बाहर घूमने चलेंगे। जितने दिन तुम्हारी पत्नी अपने मायके में है उतने दिन कुछ फ़ायदा हमें भी उठाने दो। ये बात बोलकर वह फिर दांत फाड़कर हंस दी। इंदु एकदम मुंहफट थी ही। हर बात पर उसको दांत फाड़कर हंसने की आदत जो थी। अम्मा मन ही मन में नीले को अब ज़्यादा समय मायके में नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कुछ सोचती हुई नज़रों से इंदु को देखा और फिर देव पर नज़रें जमाते हुए दिल ही दिल में फैसला लिया। यह बात जब अम्मा ने पिताजी से कही तो पिताजी उनको तसल्ली देते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? क्या तुम इंदु को नहीं जानती? वह तो बचपन से ही मुंहफट है। मधुर के घर का माहौल भी कुछ खुला हुआ है शुरू से ही। तुम इंदु के बारे में इतना मत सोचो। अम्मा, आपकी बात सही है जी, लेकिन देव अब शादीशुदा है, उसे रिश्तों को समझना चाहिए। नीलों के साथ तो मैंने उसे कभी यूं हंसते खिलखिलाते हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, ना ही एक बार भी उसे बाहर लेकर गया है। लेकिन जब से इंदु आई है उसके साथ आए दिन बाहर होटलिंग के लिए जा रहा है। अम्मा को अब देव की बड़ी चिंता सताने लगी थी। ना जाने इंदु घर से क्या सोचकर आई थी। उस दिन भी रात का 1 बज रहे थे और वह दोनों बाहर से वापस नहीं लौटे थे। आज सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में किसी बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट था जिसके पास भी देव ही लेकर आया था। अम्मा, मैं मधुर और मालिनी को फ़ोन करूंगी आज। इतने दिन हो गए बेटी को आए हुए और माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं। अम्मा सोचते हुए उठ खड़ी हुई, तभी देखा बाहर से हॉर्न बज रहा था। हॉर्न सुनकर अम्मा बड़बड़ाई, लगता है वापस आ गए साहब बहादुर। फिर अगले दिन अम्मा ने इंदु की मम्मी मालिनी को फ़ोन किया तो वह और ही दुखड़ा सुना रही थी। मालिनी, बहन क्या बताऊँ आपसे, मैं तो इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा परेशान आ गई हूँ। एक तो बीच में ही अच्छी खासी एमफिल छोड़कर वापस आ गई है, ऊपर से इतना अच्छा भला रिश्ता आया था। लड़का अच्छी पोस्ट पर था, पढ़ा लिखा था, फैमिली भी अच्छी थी, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं था। बस आप जो जानती ही हो इंदु का स्वभाव। इस पर वह अड़ गई। इसके पापा ने समझाना चाहा तो बैग बांधकर आपके यहाँ आ गई। हमने भी सोचा जरा हवा बदलेगी तो दिमाग सेंटर में आ जाएगा इसका, शायद फिर कोई सही फैसला ले सके। अम्मा मालिनी की बात सुनकर फ़ोन बंद करके सर पकड़कर बैठ गई। अगले दिन भी दोनों लेट ही लौटे। इंदु, देव, आज बहुत मज़ा आया। ये बताओ यार, तुम्हें इतने जोक्स कैसे याद रहते हैं? अम्मा और पिताजी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। देव सोफे पर लेटा टीवी ऑन करके बैठ गया, जबकि वह पास में ही कुशन पर गिर गई। सैंडल पहनने से लाल होते हुए पैरों को दबाते हुए देव को सराह रही थी। देव, हाँ यार, मज़ा तो बहुत आया, लेकिन आज थकावट कुछ ज़्यादा हो गई है। मैं एक बार अम्मा और पिताजी को देख लूँ सो गए कि नहीं, फिर सोने जा रहा हूँ। खाना नहीं खाओगे? नीलो ने बेडरूम से निकलते हुए पूछा। उसे यूं अचानक देखकर देव को एक बड़ा सा झटका लगा। देव हड़बड़ाया सा बोला, तुम कब? मेरा मतलब है किसके साथ आई? नीलो, मैं अकेली ही आई हूँ, शाम में पहुँची थी। अम्मा ने बताया था कि आप कुछ बिजी हैं आजकल, इसलिए खुद ही आ जाऊँ। हालांकि नीलो ने यह बात बड़े ही नॉर्मल अंदाज में कही, फिर भी उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। अम्मा ने परसों देव से कहा भी था कि बड़े दिन हो गए नीलो को मायके गए हुए, अब तुझे उसको लेकर आ जाना चाहिए। लेकिन अम्मा की बात देव सुनी अनसुनी कर गया था। नीलो, ओ आप शायद इंदु हैं। नीलो ने खुश होते हुए इंदु से हाथ मिलाया।
इंदु भी उससे बड़ी ही गर्मजोशी से मिली। वाह देव, तुम्हारी पत्नी तो तुमसे भी ज़्यादा चार्मिंग है। इंदु ने नीलांजना की तारीफ करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। क्या खाएंगे आप लोग? मैं खाना लगा देती हूँ। नीलो ने तारीफ नज़रअंदाज करते हुए दोबारा सवाल किया। इंदु, थैंक यू नीलांजना, पर आज तो बाहर ही खा के आए हैं। कल पक्का तुम्हारे हाथों का लाजवाब खाना खाएंगे। आंटी से बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे खाने की। नीलो ने कंधे उचक दिए। इंदु अपने कमरे में सोने चली गई, जबकि देव खामोश रहा। नीलो थोड़ा नाराज़गी जताते हुए, हाँ भाई, मेरी तारीफ तो सिर्फ अम्मा ही कर सकती है। पति ने तो यह एहसान हम पर किया ही नहीं कभी। नीलो बस सिर झटक कर रह गई। अब उसको अम्मा का चिंतित होना सही लग रहा था, क्योंकि सारा मामला नीलो की आंखों के सामने जो था। देव, सॉरी यार नीलो, मैंने सोचा था वीकेंड पर तुम्हें लेने जाऊंगा। देव ने कमरे में आते हुए नीलो से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वह तकिया सीधा करके चादर ऊपर तक ओढ़कर सोती बनी। देव को गुस्सा आ गया। इतने दिनों बाद आई थी और वैसे ही रख रखाव वाली आदत थी, जैसे वह पति ही ना हो, सिर्फ उसका रूममेट हो। मूड ऑफ था तो देव ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। तुम्हारी नज़र क्या खफा हो गई, खता बख्श दोगर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। इतने दिनों बाद नीलो को देखकर देव का दिल उसकी तरफ खिंच रहा था, लेकिन उसका रूखा सा बर्ताव देखकर देव के जज्बात बर्फ की सिल्ली की भांति ठंडे पड़ गए थे। छुट्टी का दिन तो नहीं था, लेकिन आज देव ने छुट्टी कर ली थी, पता नहीं क्यों। सुबह में वह भरपूर नींद लेकर उठा तो घर में रौनक सी लगी देखी। लॉन्च सबके हंसी मजाक के कहो कहो से गूंज रहा था। लगता था बहुत ज़्यादा नाश्ता किया गया था, अब चाय का दौर चल रहा था। आपका नाश्ता बना दूं या आप इंदु के साथ ही नाश्ता करना पसंद करेंगे? पूछा तो इस बार भी नीलांजना ने सादे अंदाज में था, लेकिन अम्मा पिताजी के सामने देव कुछ शर्मिंदा सा हो गया। वह क्वीन एलिजाबेथ तो 12 बजे से पहले नहीं उठने वाली। तुम तब तक देव को नाश्ता बना दो, फिर दोपहर को तुम दम आलू और खोया पनीर बना रही हो, फिर भूख नहीं लगेगी उसे अगर देर से नाश्ता किया तो। अम्मा ने तुरंत नीलो को देव के लिए नाश्ता बनाने को कहा। जल्द ही नीलो गर्मा गर्म आलू प्याज के भरवा पराठे, पुदीने और इमली की चटनी के साथ देव की भूख बढ़ाने के लिए हाजिर हो गई। वाह, मज़ा आ गया। पहला कौर मुंह में डालते ही देव के मुंह से निकला तो अम्मा ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। कई दिनों बाद देव को अच्छा खाना खाने को मिला था। 2 पराठे भरपेट खाने के बाद वह चाय पी रहा था। इतने में इंदु भी उठकर आ गई। इंदु, वाओ, ज़बरदस्त सुगंध फैली हुई है, क्या बनाया है? ढीला ढाला ट्राउज़र और शर्ट पहने, बालों को जूड़े में बांधे हुए वह लाउंज में आकर बैठ गई। अम्मा, गंगा, इंदु के लिए नाश्ता ला दो। नीलो को उठने से पहले ही अम्मा ने गंगा को पुकारा। अम्मा का इशारा समझकर नीलो भी वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद गंगा ने मोटा सा आलू प्याज का पराठा लाकर इंदु की थाली में परोस दिया। इंदु मुंह बनाते हुए, खुशबू तो अच्छी है लेकिन बहुत ऑयली और हैवी है, मैं नहीं खा पाऊंगी ये। गंगा, मुझे ब्रेड और बॉइल्ड एग लगा दो। घी में तरबतर पराठे ने तो इंदु की भूख ही ख़त्म कर दी। गंगा खुशी खुशी पराठा उठा कर ले गई, क्योंकि यह अब उसी के हिस्से में आने वाला था। इंदु, अच्छा देव, आज तो तुम घर पर ही हो, मुझे दोपहर को खाने के बाद सुबह आंटी के यहाँ ले चलना, कई दिन से फ़ोन कर रही हैं। अम्मा ने चौंक कर इंदु को देखा, फिर उसका प्लान चौपट करने के लिए उन्होंने तुरंत ही तरकीब लगाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं भी काफ़ी समय से सुबह से नहीं मिली हूँ। कई दिनों से सोच ही रही थी कि मिलने जाऊँ, पर नीलो भी यहाँ नहीं थी, इसलिए मेरा जाना हो ही नहीं पाया। चल इंदु, मैं भी चल लूँगी तेरे साथ ही। अम्मा ने देव के जवाब देने से पहले ही पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया। इंदु, अरे नहीं नहीं आंटी, आप कहाँ टैक्सियों के धक्के खाएंगी, थोड़ी देर की ही तो बात है, मैं देव के साथ ही चली जाऊंगी। अम्मा, अरे देव को तो आज नीलो को लेकर बाजार जाना है, ग्रोसरी का सामान भी ख़त्म हो रहा है और नीलो ने कुछ कपड़े वगैरह भी लेने हैं। उनको छोड़ो, और वैसे भी इतने दिनों बाद पत्नी मायके से आई है, आज का दिन तो उन्हें एंजॉय करने दो। अम्मा ने यूं कहा जैसे दोनों पति पत्नी के बीच
का रिश्ता खासा रोमांटिक हो। देव इस सारी बातचीत के बीच खामोश था। अम्मा की बात पर वह एक नज़र नीलो के चेहरे पर डाली, जो यूं अखबार में डूबी थी, जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ना हो। देव ने ठंडी सांस भरते हुए सोचा, इसके लिए तो घर के कोने कोने की सफाई, आचार, मुरब्बे, चटनियाँ या फिर पिताजी की किताबों वाली अलमारी की सफाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। देव यह बात कतई भूल गया था कि नीलो ने खुद को आखिर देव को पसंद नापसंद के अनुसार ही तो ढाला है। जैसा कि देव ने पहली रात में कहा था कि उसे लड़कियों की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर नीलो किस मुंह से देव को कहती कि शॉपिंग चलना है। देव ये बात बार बार भूल जाता था, लेकिन अम्मा भी कुछ कम ना थी। उन्होंने अपना फैसला मनवा कर छोड़ा था। देव को नीलो के साथ सामान की लिस्ट के साथ मार्केट भेजकर वह खुद इंदु को सुबह आंटी के यहाँ ले गई थी। ग्रोसरी की शॉपिंग का तो देव को कोई एक्सपीरियंस था नहीं, और उसके बाद नीलो के कपड़ों की शॉपिंग के दौरान भी वह नीलो को लेकर एक दुकान से दूसरी तक गया। नीलो खुद ही अपने कपड़े पसंद करती और खुद ही रिजेक्ट कर देती। कई बार देव का दिल किया कि नीलो उसकी राय मांगे, बल्कि एक दो सूट तो उसको पसंद भी आ गए, लेकिन नीलो ने खुद ही सारी खरीदारी कर ली। यह लड़की कुछ ज़्यादा ही आत्म केंद्रित है, एकदम ईगो से भरी हुई। नीलो को लेकर यह देव की आखिरी राय थी। यह बात और थी कि इस बार अम्मा को नीलो की शॉपिंग एक आंख नहीं भाई। अम्मा, यह क्या हल्के रंग उठा लाई हो? नई नई शादी है, तेज रंग के कपड़े लेने चाहिए थे। नीलांजना, अरे नहीं अम्मा, अब कहाँ नई शादी, इतने महीने तो हो गए हैं, कहकर मुस्कुराई। अम्मा, महीने हुए हैं, साल तो नहीं। मेरी स्वर्गवासी सास ने तो सालों तक मेरे हाथ की मेहंदी तक नहीं उतरने दी थी, और तुमने शादी के बाद दोबारा अपने हाथ सजाए ही नहीं मेहंदी से। थोड़ा अच्छे से रहा कर मेरी बच्ची। अम्मा ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। नीलो, अच्छा आप यह बताएं, इंदु कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही। अम्मा, कहाँ होना है उसने? सुबह ने रोक लिया उसको अपने पास। अच्छा है, 2-4 दिन वहाँ भी रह ले। अम्मा ने सुकून भरी सांस ली। नीलो भी सर हिलाते हुए कपड़े इकट्ठे करने लगी। इंदु 2 दिन बाद लौट आई थी। लड़की खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती जानती भी है। नीलो ने किचन की खिड़की से लॉन्च में नज़र डाली, जहाँ ग्रीन कलर के नए अनारकली सूट में इंदु मैगजीन खोले बैठी थी। नीलो फ्रिज से पानी निकालकर उसके पास चली आई। ग्रीन कलर का सूट कर रहा है तुम पर, नीलो ने खुश होते हुए इंदु से कहा। इंदु अपनी तारीफ सुनकर चहक उठी। हाँ, अच्छा है ना? ज़बरदस्ती जेब खाली करवाई थी देव की। वैसे चॉइस काफ़ी अच्छी है तुम्हारे पति देव की, कलर भी उसने पसंद किया था। इंदु अपनी तारीफ पर खिल गई थी। इंदु की इस बात पर नीलो हैरानी से उसे देख कर रह गई। पानी उसके गले में ही अटक गया था। क्या देव में यह क्वालिटी भी पाई जाती है? उसने देव को अभी तक अपने सर पर ज़्यादा सवार नहीं किया था, लेकिन अब इंदु की बात सुनकर नीलो दिल में फांसी गड़ गई। नीलो ने मन ही मन सोचा, उस दिन मेरे साथ तो शॉपिंग में कोई दिलचस्पी ही नहीं ली, मोबाइल में ही बिजी रहे। पहली बार वह उदास हुई, फिर सारा दिन उसका मूड ऑफ ही रहा। अम्मा पिताजी तो एक तरफ, आज देव तक ने नीलो का मूड नोट कर लिया था। देव, तबीयत ठीक है तुम्हारी? रात को जब देव कमरे में आया तो वह बेड पर तकिए से टेक लगाए शून्य में कुछ ताक रही थी। नीलो, मुझे क्या होना है? वह गहरी सांस लेती हुई तकिया सीधा करके लेट गई। देव कंधे उचकाकर रह गया। फिर तो नीलो के अंदर अजीब सा बदलाव आ गया। देव घर में होता तो नजरें उससे लिपट लिपट जाती। वह कब रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है? नीलो के अंदर अलार्म फिट हो गया। जब भी देव को इंदु की तरफ देखती, उसके अलार्म की झट से घंटी बज उठती। उसके अंदर बसी एक भारतीय देसी पत्नी अब पूरी तरह चौकन्नी हो गई थी। आखिर हो भी क्यों ना, वह उसका पति था, कोई बेजान चीज़ नहीं जो वह किसी दूसरे के हवाले कर देती। इधर जैसे ही इंदु देव के साथ कोई प्रोग्राम बनाती, उधर नीलो झट से मामला चौपट करने आन पहुंचती। कुछ दिनों तक देव ने नोट नहीं किया, लेकिन आखिरकार जब देव ने नीलो में आए इस नए बदलाव को नोटिस किया तो वह भी हैरान था। उसके दिल में भी अब प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। सुबह जब वह नाश्ता करने के लिए नीचे आ रहा था
तो सीढ़ियों से आते हुए अपनी धुन में वह गुनगुना रहा था, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता, पहला नशा पहला खुमार। अब नीलो भी इंदु के साथ बातों ही बातों में अपना और देव का रिश्ता और बॉन्डिंग जताने लगी थी। उसे महसूस होता कि देव का ध्यान किसी और तरफ है, तो झट से रास्ता साफ देखकर इंदु से कोई ना कोई झूठ कर डालती। कल ही की बात थी, लाइट ब्लू कलर के स्टाइलिश सिल्क के डिजाइनर सूट में वह बड़े मगन से अंदाज में देव के कपड़े प्रेस कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद बड़ा दिल लगाकर तैयार हुई थी कि इंदु भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। कहीं जाने की तैयारी है क्या? बड़ी स्मार्ट लग रही हो, इंदु ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछा। नीलो, नहीं यार, बस आज देव कहकर गए थे सुबह की यह सूट अभी तक क्यों नहीं पहना। अपनी पसंद से दिलवाया था उन्होंने। उसने बड़े प्यार से देव की शर्ट की सिलवटें दूर करते हुए कहा। तो बाहर से आता देव वहीं दरवाजे की ओट में रुक गया। हाँ, चॉइस तो कमाल की है देव की, इंदु ने भी बड़े दिल से माना। इंदु, लेकिन नीलो एक बात कहूँ, मगर तुम माइंड न करना, तुम दोनों कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो, मैंने अक्सर नोट किया है। आखिर वह भी अपने नाम इंदु थी। बाल की खाल निकालने खड़ी हो जाएगी। नीलो को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। एक लम्हे को तो वह हड़बड़ा गई। मन ही मन में खूब ताव आया उसको देव पर कि उसकी वजह से उसे सफाई देनी पड़ रही है। पर नीलो ने भी नहले पर दहला मारते हुए दांव मारा। हाँ इंदु, आजकल देव सच में मुझसे कुछ नाराज़ हैं। दरअसल उन्होंने 2-3 बार हनीमून के लिए छुट्टी अप्लाई की ऑफिस में, लेकिन हर बार मेरी वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। अभी तुम्हारे सामने मेरे पापा की तबीयत की वजह से मैं मायके चली गई थी, और फिर यहाँ अम्मा और पिताजी भी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे हमारे जाने से। बस इसी वजह से मैं देव को हमेशा नाराज़ कर देती हूँ। नीलो ने यह झूठ बड़े ही हक से बोला। अब इतना झूठ तो किसी भी पत्नी का हक हो सकता है। दोस्तों, क्या इंदु के आने से देव और नीले के बीच पनप रहा प्यार हवा हो जाएगा, या इंदु का उनके घर आना नीलो और देव को और करीब ले आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।